टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कर रहे हैं जो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो सकते थे वो हमने अपलोड कर दिया गया है। अगर नहीं देखे तो आप उसे जाके देख लीजिए। आज हम आधुनिक काल शुरू करने जा रहे हैं। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके सामने है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार, ये कथन किसके विषय में कहा गया है? तो यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं। पहला ये कि ये कथन किसने कहा है और ये कथन किसके विषय में कहा गया है। तो ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। किसके विषय में आपको वो बताना है। ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी भारतेंदु। जिसका जो आंसर होगा, आंसर डी भारतेंदु। भारतेंदु के विषय में ये रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, आदिकाल के प्रसंग में हमने परिलक्षित किया था कि यहाँ मनुष्य का ईश्वर की महिमा से युक्त रूप में वर्णन हुआ है, जबकि भक्ति काल में यह चित्रण ईश्वर का मनुष्य रूप में हुआ। आगे फिर रीति काल में ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण होता है। आधुनिक काल में आकर मनुष्य सारे चिंतन का केंद्र बनता है। ये कथन किसका है? यहाँ पर बताया गया है कि आदिकाल में जो है मनुष्य को ईश्वर रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, जबकि भक्ति काल में ईश्वर और मनुष्य को दोनों को ईश्वर रूप में दिखाया गया और रीति काल में ईश्वर और मनुष्य को मनुष्य रूप में चित्रित किया गया। लेकिन आधुनिक काल आते आते जो आस्था है वो व्यक्ति का निजी होकर रह जाता है। तो ये कथन किसका है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी निर्मल वर्मा, ऑप्शन डी राम नरेश शाह। इसका जो आंसर होगा वो रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, हृदय तुम्हें दान किया, हृदय तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्रता उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जल बिंदु कहाँ निधि चीर। ये पंक्ति किसकी है और किस काव्य संकलन संकलन है? तो आपको बताना है कि किस संकलन में संकलित है। ऑप्शन ए झरना, ऑप्शन बी लहर, ऑप्शन सी आंसू, ऑप्शन डी कामायनी। तो ये जयशंकर प्रसाद की है पंक्ति और ये जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए झरना, झरना में ये संकलित है। प्रश्न संख्या 4, पुनः जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराह से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा, ये पंक्ति है। ए डॉक्टर नगेंद्र, बी डॉक्टर बच्चन, सी श्याम सुंदर दास, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 5, ब्रह्म समाज का स्थापना वर्ष है। आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, ये भी बता दीजिए। ऑप्शन ए 1826, ऑप्शन बी 1827, ऑप्शन डी 1828, ऑप्शन डी 1829। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी 1828। प्रश्न संख्या 6, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 1801, ऑप्शन सी 1802, ऑप्शन डी 1805। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, ये भी अगर आप बता सकते तो कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी वो 1800 में की गई थी, सन 1800। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। ये पटियाला दरबार में थे और महारानी को कथा बाच कर सुनाया करते थे। इन्हें ग्रंथ को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदा शुक्ल और लल्लू लाल से 62 वर्ष पहले खरी बोली का गद्य अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यहत होता था। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग विशेष ही सबसे पुराना है।
जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। अंततः ये कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजी की प्रेरणा से शुरू हुई है। ये कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन ए शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। वो कहते हैं कि जो गद्य की शुरुआत जो है अंग्रेजों के आने से पहले हो गई है। कई लोग बोलते हैं कि अंग्रेज के आने से बाद हुई है, जो कि 1800 में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई है, तो ऐसा मानते हैं। तो इसका जो परिणाम जो बताते हैं कि अंग्रेजों से पहले ही 62 वर्ष पहले ही इसकी परंपरा हमें देखने को मिलती है। ये शुक्ल जी की पुस्तक की है कथन, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। प्रश्न संख्या 8, उदयभान चरित, जिसे रानी केतकी की कहानी भी कहा जाता है, इसका रचनाकाल 1800 है। रचना किसकी है ये आपको बताना है। ऑप्शन है इंसाल्लाह खां, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी लल्लू लाल, ऑप्शन डी सदा सुखलाल। तो आप बताइए कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा सही, इंसाल्लाह खां की रचना है। बाकी आप सदल मिश्र और सदल मिश्र की देखेंगे तो इन्होंने नासिक को तो प्रख्यान लिखा है, लल्लू लाल ने प्रेम सागर, और इंसाल्लाह खां जो कि रानी केतकी की कहानी है, सदा सुखलाल ने सुख सागर ग्रंथ की रचना की है। प्रश्न संख्या 9, भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन मानना या कि पूर्ण जागरण को अंग्रेजों को कुछ वैसा ही होगा जैसा मानवीय संस्कृति के उत्कर्ष के लिए शैतान को जिम्मेदार ठहराना। ये कथन किसका है। तो एक महत्वपूर्ण कथन है। ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो जो इसका आंसर होगा वो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी होंगे, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 10, पुनः जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन डैश के बंगला काव्य मेघनाथ वध को माना गया है। तो आपको बताना है कि जो पुनः जागरण का भारतीय साहित्य में किस किसके काव्य में माना गया है। तो वो तो काव्य आपके सामने है, मेघनाथ वध। तो यहाँ पर किस में पहले देखा गया आपको बताना है। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी माइकल मधुसूदन, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी शरद चंद्र। तो ये जो आंसर होगा आंसर बी माइकल मधुसूदन से होते हुए हिंदी साहित्य में पुनः जागरण का उद्भव होता है। तो कथन इस प्रकार होगा, पुनः जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन के बंगला काव्य मेघनाथ वध को माना गया है। तो यहाँ पे एक और प्रश्न ये बनता है कि मेघनाथ वध किसकी रचना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये माइकल मधुसूदन की रचना है। प्रश्न संख्या 11, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक डैश से हुआ है। आपको बताना है किससे हुआ है। उपन्यास से हुआ है, निबंध से हुआ है, कहानी से हुआ है या नाटक से हुआ है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटक से हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी नाटक। प्रश्न संख्या 12, तदीय समाज जिसकी स्थापना वर्ष 1873 में की गई है, आपको बताना है ये किसने की है। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी राधा कृष्ण दास, ऑप्शन डी भारतेंदु। तो तदीय समाज की जो स्थापना है वो भारतेंदु ने की थी। इसका आंसर डी होगा। और कब की गई थी 1873 में। ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसकी स्थापना वर्ष क्या है। ये प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना योग्य है। ये कथन किसका है आपको बताना है। नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो कथन है ये रामविलास शर्मा की है, ये ऑप्शन बी होगा। ये प्रतिज्ञा पत्र, यहाँ पे ये प्रश्न बनता है कि कौन सा प्रतिज्ञा पत्र की बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये कवि वचन सुधा की जो कि भारतेंदु की पत्रिका है उनके बारे में बोलते हैं कि ये प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। तो ये कवि वचन सुधा के विषय में रामविलास शर्मा कहते हैं। इसका आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 14, भारतेंदु कहते हैं इस महामंत्र का जप करो
जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग किसी जाति का क्यों ना हो, वह हिंदू है, हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ पकड़ो। ये कथन किस व्याख्यान से लिया गया है? तो ये भारतेंदु की कथन है। पहला प्रश्न का उत्तर ये होगा कि किसका कथन है, तो भारतेंदु का है। तो ये किस व्याख्यान में भारतेंदु जी कहते हैं? बनारस, बलिया, छपरा, इलाहाबाद। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। भारतवर्ष उन्नति कैसे करेगी उस निबंध से लिया गया है। तो ये जो कथन है इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, बलिया व्याख्यान में देते हैं। भारतवर्ष उन्नति कैसे करेगी जो इसका प्रकाशन है 1884 में निबंध है। जब वो बलिया में जाते तो वहाँ ये कथन कहते हैं, वहाँ से ये प्रश्न लिया गया है। प्रश्न संख्या 15, द कॉमेडी ऑफ एरर का किसके द्वारा प्रस्तुत शीर्षक भ्रमक जाल नाटक हुआ? किसने इस शीर्षक का अनुवाद किया आपको बताना है। ऑप्शन ए आर्या, ऑप्शन बी पुरोहित गोपीनाथ, ऑप्शन सी रत्नचंद प्लीडर, ऑप्शन डी मथुरा प्रसाद। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रत्नचंद प्लीडर ने द कॉमेडी ऑफ एरर का भ्रमजालक नाम नाटक अनुवाद किया। क्वेश्चन संख्या 16, अंधाधुन मचे सब देशा मानहु राजा रहत विदेशा पंक्ति ली गई है, किस नाटक से ली गई है? ये भारतेंदु की पंक्ति है। ऑप्शन ए अंधेर नगरी, ऑप्शन बी भारत दुर्दशा, ऑप्शन सी नील देवी, ऑप्शन डी रत्नावली। तो ये पंक्ति जो है ऑप्शन ए सही होगा, अंधेर नगरी से ली गई है। प्रश्न संख्या 17, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी देवकी नंदन खत्री। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, भारतेंदु। ये भारतेंदु की पंक्ति है। आपको असंगत बताना है, ये पत्रिकाएं हैं और किसने इसका प्रकाशन किया है वो दिया गया है। ऑप्शन ए कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये भारतेंदु ने की है। ऑप्शन बी आनंद का दामिनी प्रेम घन ने की है, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने की है, ऑप्शन डी ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र ने की है, ऑप्शन ई सदादर्श लाला श्रीनिवास दास ने की है, ऑप्शन एफ भारतेंदु केशव दास ने की है। तो इसका आप आंसर दीजिए, एक बार देख लीजिए कि किसने किसका प्रकाशन किया है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन एफ असंगत है, ऑप्शन एफ। क्योंकि भारतेंदु पत्रिका का जो संपादन किए हैं वो राधाचरण गोस्वामी करते हैं और जो केशव दास हैं वो बिहार बंधु पत्रिका का संपादन करते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 19, नूतन ब्रह्मचारी का केंद्रीय पात्र है। तो आप ये बताइए कि नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? पहला प्रश्न ये बनता है। दूसरा ये कि इसका जो केंद्रीय पात्र कौन है? ऑप्शन ए नरेश, ऑप्शन बी नाथूराम, ऑप्शन सी विनायक, ऑप्शन डी हरि। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, विनायक इसके केंद्रीय पात्र हैं। और बाकी जो नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास है वो बालकृष्ण भट्ट की उपन्यास है, जो कि बहुत ही एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसका प्रकाशन उन्होंने अपने द्वारा प्रकाशित हिंदी प्रदीप के अंक में किया था। प्रश्न संख्या 20, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के लेखकों का प्रशिक्षण पत्रकारिता की पाठशाला में हुआ है। कॉलेज और विश्वविद्यालय की उपाधियां वहाँ बहुत कम है। ये किसका कथन है आपको बताना है। ए शुक्ल, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो ये जो कथन है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। आंसर इस जो होगा इसका ऑप्शन बी होगा। आपको अगला जो प्रश्न है आपके सामने है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। प्रताप नारायण मिश्र की रचना नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पर मैंने उनकी लगभग सभी रचनाएं ले ली है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगी कि प्रताप नारायण मिश्र की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो ऑप्शन ए में है हो होली है बेगार रिश्वत, बी में कचहरी में शालिग्राम जी
कान्य कुब्जों ही सबसे हीन दशा क्यों है? ऑप्शन सी वर्षारंभ, घूरे का लत्ता बिने, कर्नाटल की डोल बांधे। ऑप्शन डी धनंजय विजय, पाखंड विडंबन और मुद्रा राक्षस। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जो रचनाएं हैं धनंजय विजय, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस, ये प्रताप नारायण मिश्र के ना होके भारतेंदु की रचनाएं हैं। और वो भी किस प्रकार की रचनाएं? तो मौलिक नहीं है, ये अनुवादित रचनाएं। प्रश्न संख्या 22, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया। समालोच्य पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके उसके गुण दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्होंने चलाई। किन्होंने चलाई? ये यहाँ पे आपको बताना है कि किसका कथन है। ऑप्शन है नामवर सिंह, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ऑप्शन जो होगा इसका डी होगा। प्रश्न संख्या 23, भारतेंदु मंडल आत्मीयता के भाव पर बना था, द्विवेदी मंडल अनुशासन के, जबकि भारतेंदु अपने वृत्त के निश्चिंत ही सबसे बड़े रचनाकार थे और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनात्मक स्तर पर अपने शिष्यों मैथिली शरण गुप्त या प्रेमचंद से छोटे थे। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। तो ये जो कथन है ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। प्रश्न संख्या 24, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक किसकी है? आप इसका आंसर दीजिए कि ये पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई है। इसका जो ऑप्शन है आपके सामने रामविलास शर्मा, प्रभाकर क्षेत्रीय, शिवदान सिंह चौहान और नामवर सिंह। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। ये पुस्तक कब आई थी? तो ये 1977 में लिखी थी रामविलास शर्मा ने। ये इससे संबंधित प्रश्न भी आया है कि इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, तो इसका ध्यान रखेंगे 1977। ये 25वां प्रश्न आपके सामने, द्विवेदी जी के इस कोटि के लेखन का सीधा संबंध भारत भांति से वैसे ही है जैसे भारत की वर्तमान आर्थिक अवस्था का चित्रण करते हुए वे भुखमरी, जमींदारों के अत्याचार, महाजनों की सूदखोरी और किसानों की तबाही की बातें करते हैं। तो लगता है कि हम प्रेमचंद के कथा संसार में घूम रहे हैं। द्विवेदी जी का कथा लेखक नहीं थे और मैथिली शरण गुप्त की तुलना में कभी भी बहुत साधारण थे, किंतु वैचारिक स्तर पर वह इन दोनों से आगे हैं। इन दोनों के काव्य संसार और कथा संसार की रूपरेखाएं उनके गद्य में स्पष्ट दिखाई देती है। इस दृष्टि से उन्हें युग निर्माता कहना पूर्णतः संगत है। ये कथन किसकी है आपको बताना है। ऑप्शन ए मलयज, ऑप्शन बी परमानंद श्रीवास्तव, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी लक्ष्मीकांत वर्मा। इसका जो आंसर होगा ये जो कथन है ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण जो पुस्तक है उसमें ये बोलते हैं, उन्हीं का ये कथन है, उसी से कथन लिया गया है कि ये हमारा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास का हम आधुनिक काल कर रहे हैं। आज हम यहीं तक करेंगे। आज हमने 25 प्रश्न किए, इसके आगे की वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी शेयर कीजिए।